ऐसी रील्स बन रही है, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, ये लोग जेनजी हैं और अभी 2026 चालू है। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूँ जात पात जो कि हमारे इंडिया में आजकल बहुत आम हो चुका है। मतलब ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी आती जा रही है। इसको पूरा क्लियर तरीके से आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें पूरा क्लियर तरीके से आपको समझाता हूँ क्या होता है आजकल, क्या होता है, किस तरह के जातिवाद के चक्कर में कैसे बहुत नौजवान लोगों को मार दिया जाता है, किस तरीके से। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। पता नहीं क्या क्या शब्द यूज होते हैं, ऐसी बातें आज भी कैंपसेस के अंदर हो रही है। झाड़ू वाला अगर आपको आके पानी देगा आप पियोगे? मेरा क्या है, अगर मुझे कोई देगा आई वोंट टेक दैट। भीमराव अम्बेडकर का पुतला मैं जलाऊंगा। अभी दूंगा, पहले इसको इधर रख, इधर देखा इसको, लाइक ये लाइक है ये। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सच का सामना करेंगे जो शायद थोड़ा असहज कर दे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में सदियों पुराने सामाजिक विभाजन इस स्मार्टफोन और इंटरनेट के आधुनिक युग में भी आखिर गायब क्यों नहीं हुए हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत आधुनिक और बदलावा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसकी अंदरूनी और संरचनात्मक सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां करती है। चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा समय जहां नई पीढ़ी 24 घंटे इंटरनेट से जुड़ी है, लेकिन इसी दौर में उत्तर प्रदेश से एक ऐसी घटना सामने आती है जहां तथाकथित उच्च जाति के 3 युवाओं ने एक 15 साल के दलित बच्चे को बेरहमी से पीटा। जुलाई 2024 यूपी अपर कास्ट के 3 यंग लड़कों ने 15 साल के दलित बच्चे को फोर्सफुली यूरिन पिलाया। गुजरात एक 24 साल का लड़का सनग्लासेस पहनकर फोटो डालता है, 24 लोग उसे घेर लेते हैं, डीपी डिलीट कर। मना किया तो पीट दिया। बिहार एक दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठने की कोशिश करता है, पुलिस प्रोटेक्शन मांगनी पड़ती है सिर्फ घोड़ी पे बैठने के लिए। ये कोई बीते जमाने की बात नहीं है, ये आज की कड़वी सच्चाई है। और यहीं से एक अजीब सा वैचारिक द्वंद्व या कहें कॉग्निटिव डिसोनेंस साफ दिखाई देता है। दलित दूल्हे को अपनी ही शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस बुलानी पड़ती है। मतलब रोजमर्रा की इतनी सामान्य सी बातें भी आज भीड़ की हिंसा का कारण बन जाती है। हैरानी होती है ना। अब अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई ये सब तो सिर्फ दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में होता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश के सबसे टॉप और मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इससे अछूते नहीं हैं। 2024 में ही एक बहुत ही प्रमुख विश्वविद्यालय के हॉस्टल की दीवारों पर लिखा मिला, दलित देश छोड़कर चले जाओ। यानी शिक्षा और आधुनिकता के सबसे बड़े केंद्रों के भीतर भी इस तरह की नफरत गहराई से मौजूद है। तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं हैं, ये एक बहुत ही विशाल और सिस्टमैटिक वास्तविकता है। तो आखिर इस पूरी व्यवस्था की जड़ें कहाँ हैं? इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। ये व्यवस्था वक्त के साथ कैसे बदली, ये देखना बहुत दिलचस्प है। शुरुआत में ऋग्वेद के प्राचीन युग में यह सिस्टम काफी हद तक कर्म या काम पर आधारित था, लेकिन फिर क्लासिकल युग आते आते मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के प्रभाव से यह जन्म के आधार पर एक बहुत ही कठोर नियम बन गया। और रही सही कसर कॉलोनियल एरा यानी अंग्रेजों ने पूरी कर दी। 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने 1901 के सेंसस और मार्शल रेसिस थ्योरी के जरिए इसे कागजों में एकदम पक्का कर दिया ताकि भारत हमेशा बटा रहे। हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने 25 अलग अलग समूहों के 132 भारतीयों के डीएनए का बहुत गहराई से अध्ययन किया। विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, अगर अलग अलग समूहों में लगातार मेल जोल या शादियां होती रहें तो डीएनए बड़े टुकड़ों में मिलता है। लेकिन डेटा ने कुछ और ही चौंकाने वाली बात बताई। भारतीयों के डीएनए में छोटे टुकड़े तो बहुत मिले जो बहुत पुरानी मिक्सिंग को दर्शाते हैं, लेकिन बड़े टुकड़े लगभग गायब थे। इसका सीधा सा वैज्ञानिक निष्कर्ष ये था कि भारत में जातियों के बीच मिक्सिंग आज से लगभग 1700 से 1900 साल पहले अचानक रुक गई थी। यानी ये विभाजन शाब्दिक अर्थों में हमारे डीएनए के भीतर लॉक हो गया है। डीएनए और इतिहास की सच्चाई से अब वापस आज के समय में आते हैं। राजनीति और आरक्षण का इस पूरी व्यवस्था पर क्या असर हो रहा है? उन प्राचीन डीएनए विभाजनों को आज के समाज में लगातार नया ईंधन मिल रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच कास्ट सुप्रीमेसी यानी जाति वर्चस्व के मीम वॉर्स आम बात हो गई है। और डेटा की माने तो 35% भारतीय मतदाता आज भी खुलेआम ये मानते हैं कि वे अपना वोट सिर्फ जाति देखकर देते हैं। जब राजनीतिक दलों को इस बंटवारे से सीधा फायदा मिल रहा हो तो ये उनके लिए एक स्थायी और पक्का इंसेंटिव बन जाता है।
दलित लोग नीची कास्ट होती है, खाने के लिए आएंगे वो तो अलग बैठ के खाएंगे। इसलिए अपने बर्तन में हम खाना खाने नहीं देते। तो गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। तुम लोग छोटी जात की है, वो मजा लेने की होती है, ये कोई भाषा होता है? लोग ताना देते थे कि ये भिखमंगा है। अब जब बात आरक्षण जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे की आती है तो स्थिति का निष्पक्षता से आकलन करना जरूरी हो जाता है। इसमें दो अलग अलग वास्तविकताओं का टकराव है। एक तरफ जनरल कैटेगरी का नजरिया है जहां सीटें बहुत सीमित हैं, 85% जैसे आसमान छूते कट ऑफ हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में यह सिस्टम उन्हें बहुत अनुचित लगता है। वहीं दूसरी तरफ शोषित और वंचित वर्गों की सच्चाई है जहां उन्हें पीढ़ियों तक शिक्षा से पूरी तरह दूर रखा गया। आज भी भयंकर आर्थिक असमानताएं मौजूद हैं और 70% कट ऑफ के बावजूद भी ये उनके लिए एक जरूरी स्ट्रक्चरल कैचअप है ताकि वे समाज में बराबरी के स्तर पर आ सकें। इन्हीं आर्थिक और सामाजिक असमानताओं ने समाज में कुछ ऐसी अदृश्य दीवारें खड़ी करती हैं जिन्हें पार करना बेहद मुश्किल है। मिशिगन विश्वविद्यालय ने भारत के करीब 3 लाख मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स का अध्ययन किया। डेटा में सामने आया कि इतने आधुनिकीकरण के बावजूद 77% लोग आज भी अपनी ही जाति में शादी करना चाहते हैं। केवल 23% ही इसके बाहर जाने को तैयार दिखे। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स ने जाति का फिल्टर हटाने के लिए लोगों को आर्थिक छूट और डिस्काउंट तक दिए, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोग अपनी जाति से बाहर जाने को तैयार नहीं हुए। और शादी का ये डेटा तो दरअसल एक बहुत बड़े और गहरे तंत्र की ओर इशारा करता है। एक ऐसा फिल्ट्रेशन सिस्टम जो लगातार काम कर रहा है। जो चीज अक्सर हमें व्यक्तिगत पसंद या चॉइस लगती है वो असल में एक बहुत ही सुनियोजित फिल्ट्रेशन सिस्टम है। ये पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप काम करती है। सबसे पहले परिवार की आर्थिक स्थिति तय करती है कि बच्चा किस स्कूल में पढ़ेगा। वो स्कूल तय करता है कि वे किस इलाके में रहेंगे। फिर वो इलाका और स्कूल तय करते हैं कि वो किस कॉलेज में जाएगा और उसका फ्रेंड सर्कल या नेटवर्क कैसा होगा। और अंत में वही नेटवर्क शादी के जरिए उसी समूह के अंदर वापस लॉक हो जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत फिल्ट्रेशन है। तो इतने गहरे और मजबूत सिस्टम को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या इसे कभी बदला जा सकता है? बिल्कुल, इसके कुछ ठोस तरीके हैं। चूंकि यह पूरी तरह से एक संरचनात्मक समस्या है, इसके समाधान भी उसी स्तर के होने चाहिए। डॉक्टर B.R. अंबेडकर का स्पष्ट मानना था कि अंतरजातीय विवाह इस व्यवस्था को कुछ ही पीढ़ियों में तोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे प्योरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के दौर में सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके लिए हमें अपने व्यक्तिगत नेटवर्क को डाइवर्सिफाई करना होगा, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को साथ लाना होगा और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया पर जाति के वर्चस्व को जिस तरह से मीम्स और गानों के जरिए एंटरटेनमेंट बनाकर नॉर्मलाइज किया जा रहा है, उस खतरनाक ट्रेंड को सिरे से नकारना होगा। तो बात यहीं आकर रुकती है कि जाति एक ऐसा सिस्टम है जो खुद को लगातार दोहराने के लिए ही बना है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण दोराहे पर खड़े हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आज की ये सुपर कनेक्टेड पीढ़ी जाने अनजाने में इस सिस्टम को वैसे ही दोहराती रहेगी या फिर पूरी जागरूकता के साथ इसे हमेशा के लिए तोड़ देगी? फैसला हमें और आपको ही करना है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।